Hello students, so welcome to the day 12th of the answer writing challenge, and these are the model answers for the questions which are given today. One was the 15 marker and other was the 10 marker. So let us discuss the first question, and the first question was discuss the essential condition for exercise of the legislative power of the governor. कि जो गवर्नर होता है उसकी लेजिस्लेटिव पावर जो होती है उनको एक्सरसाइज करने के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या होता है कि जो डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द रिप्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंसेस बाय गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। कि जो गवर्नर के द्वारा रिप्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंसेस होता है उसकी लीगैलिटी क्या है, क्या वो लीगल है, क्या वो लीगल नहीं है। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर के अंदर उसको प्लेस नहीं किया जाए तो आपको बेसिकली आर्गूमेंट्स देने हैं कि इस पार्ट के अंदर कि हाँ ये लीगल है, किन किन वजह से लीगल है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से लीगल है, इलीगल है तो किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से इलीगल है, या बाकी जो शॉर्टकमिंग्स है वो सब बताना है। तो हम इसके इंट्रो के ऊपर आते हैं। इंट्रो हम सिंपली शुरू कर देंगे आर्टिकल 153, जो आर्टिकल 153 से शुरू करेंगे। दैट इज़ जो प्रोवाइड करता है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर को प्रोवाइड करता है, हु इज़ द डी जोर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो इसके अंदर क्या है कि आर्टिकल 153 है जो प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर्स को, जो कि डी जूर हेड होता है गवर्नमेंट का, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के ऊपर काम करता है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी। नाउ वी कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि एसेंशियल कंडीशन विच आर फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। कि गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस है वो क्या होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि प्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, कि ऑर्डिनेंस कब प्रोमुलगेट किया जाता है अंडर आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन ये होती है कि गवर्नर कैन प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर सेशन के अंदर नहीं है तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या हो गई, गवर्नर की एक लेजिस्लेटिव पावर होती है कि दैट कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो कब कंसिडर कर सकता है, उसका एक एग्जांपल दे दिए, इफ़ द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट। तो ये एक इसका पॉइंट हो गया। देन वी कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हो जाता है कि दैट डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। कि ये डिसाइड करता है कि गवर्नर जो है वो डिसाइड करता है कि मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं ना, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये भी एक इसकी एसेंशियल कंडीशन है। नाउ वी कम टू द अदर पार्ट्स टू। तो मैंने 7 लिखे हैं, आप 5 भी लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। नाउ अदर लेजिस्लेटिव पावर दैट इट्स नॉमिनेट द 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट हैव स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो ये एक पॉइंट हो गया कि जहाँ पे एक तरह से काम कर रहा है हमारा गवर्नर। नाउ इट कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग इफ द ऑफिस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल्स वेकेंट। कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके किसी भी मेंबर को वो कह सकता है कि आप प्रिसाइड करिए मीटिंग के ऊपर, अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट हो जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि गवर्नर क्या कर सकता है, अपने लेजिस्लेटिव पावर के अकॉर्डिंग वो समन कर सकता है और प्रोरिव्यू कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को और डिसॉल्व कर सकता है असेंबली को। तो ये भी उसकी एक पावर होती है, एक एसेंशियल कंडीशन होती है लेजिस्लेटिव पावर के लिए। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इट कैन सेंड द मैसेज टू द हाउस विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर। कि ये जो सेंड करता है मैसेजेस को हाउस, ये सेंड करता है मैसेजेस को ताकि वो हाउस तक पहुँचे इस रिगार्डिंग कि कौन सा बिल लेजिस्लेचर को पास करना है और कौन सा बिल अभी तक पास नहीं किया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अब हमें डिसाइड करना है व्हाट इज़ द लीगैलिटी ऑफ द रीप्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। कि रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी लीगैलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो लीगल किसके अंदर है, आर्टिकल 213 के अंदर लीगल है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि क्योंकि आर्टिकल 213 में किया गया है कि गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है अगर आइदर ऑफ द टू हाउसेस सेशन के अंदर ना हो। ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ पॉइंटर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस है इसके अंदर कि डीसी वाधवा केस ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि जो रीप्रोमुलगेशन ऑफ जो ऑर्डिनेंसेस है ना वो हमारे बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट है एंड सबवर्जन ऑफ द डिमार्केटिव लेजिस्लेटिव पावर। मतलब वो हमारी लेजिस्लेटिव पावर है उनके सबवर्ट करता है उसको। तो इस तरह से डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये गलत चीज़ है। फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने
कृष्ण कुमार सिंह के इसके अंदर बोला था कि जो रीप्रोमोलिगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है ना वो एक फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पावर, सुप्रीम कोर्ट ने पावर को हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पावर कन्फर्ड टू द एग्जीक्यूटिव डज नॉट मेक इट पैरेलल लॉ मेकिंग अथॉरिटी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पावर दी गई है एग्जीक्यूटिव को ये पैरेलल लॉ मेकिंग अथॉरिटी की तरह काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा कि आप बार बार रीप्रोमोलिगेट ऑफ ऑर्डिनेंस करेंगे तो एक तरह से संविधान के ऊपर वो फ्रॉड होगा। तो कृष्ण कुमार के इसके अंदर ये बोला था सरकार ने। फिर क्या हो कि इसके कुछ इश्यूज भी हैं कि व्हाट आर द इश्यूज इन द रीप्रोमोलिगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो अब क्या है कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ना उसको यूसार्पेशन करता है इफ़ लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्सटेंड की जाए उसको बिना लेजिस्लेचर के अंदर रखे हुए। ठीक है, दूसरा क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है, जैसे आप फार्म लॉ पास कर देते हो तो वो हो गया। देन थर्ड हो गया ये इग्नोर करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज रीप्रोमोलिगेशन वॉयलेट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक भी अगेंस्ट जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर आप रीप्रोमोलिगेट कर रहे हो ऑर्डिनेंसेस को तो वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो अब हम कंक्लूड कर देंगे, तो कंक्लूड वही 4-5 लाइन में करना है कि इन केस ऑफ द प्री प्रोमोलिगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंसेस प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी, एक प्रिंसिपल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव का, वो फॉलो किया जाना चाहिए। और ये कहाँ पे दिया गया था, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला था एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, कि अगर ऑर्डिनेंस आप ला रहे हो तो उसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट ईच ऑफ द ब्रांच इज ऑपरेट इन इट्स ओन डेजिग्नेटेड स्फीयर। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देते हो आपने कंक्लूड कर दिया विद इन वर्ड्स। नाउ वी कम टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने वही आई थिंक मैक्सिमम ये 170 वर्ड्स के आसपास होगा, अगर आप उसको गिनेंगे भी तो आप एक तरह से मान के चलो कि अगर आप देखो बहुत सारे लोग ना ग्रेटर देन 200 वर्ड्स लिख रहे हैं, इसकी ये मन नहीं करना है, अगर आपको बढ़ाने भी है ना तो 180 वर्ड तक ले जाओ बस, ठीक है। 150 to 180 ये बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं अच्छा आंसर प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ डू प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। कि जो प्रेशर ग्रुप है ना, पहला ये पूछ रहा है कि किस तरह से जो हमारे देश के अंदर प्रेशर ग्रुप हैं अलग अलग, वो हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे करते हैं, यानी उसने पूछा है कैसे मतलब किन किन तरीकों के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो तरीके आपको बताने पड़ेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर ये पूछ रहा है कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप हैज़ emerged एज पावरफुल एज प्रेशर ग्रुप इन द रिसेंट ईयर्स। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं वो उतने ही मजबूत हो गए हैं जितने हमारे फॉर्मल प्रेशर ग्रुप हैं, या नहीं ऐसे मजबूत हुए हैं, तो बताओ क्यों नहीं हुए हैं। तो बेसिकली पहले पार्ट के अंदर तो आपको लिखने हैं वेरियस मेथड्स जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर ग्रुप हमारी पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। दूसरे के अंदर आपको लिखना है कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं तो 2 में बना देना है कि यस हाँ ये बहुत रेलेवेंट हो गए हैं फॉर्मल प्रेशर ग्रुप की तरह, और दूसरे में लिखना है नहीं अभी भी रेलेवेंट नहीं हुए क्योंकि ये कमियां हैं इसके अंदर, फिर कंक्लूड कर देना है। तो इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर ग्रुप। तो हम वही 3 लाइन की डेफिनेशन करेंगे कि प्रेशर ग्रुप आर द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम टू एडवांस देयर इंटरेस्ट। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके इंटरेस्ट को एडवांस किया जा सके। फॉर एग्जांपल फिक्की इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेकंड ये हो गया कि जो डिफरेंट वेज टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के डिफरेंट वे क्या होते हैं। सबसे पहले वही जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत में 3 है, शून्य के अंदर ये 7-8 दिए हैं तो मैंने 5-6 लिख दिए। सबसे पहले तो कहते हैं कि लॉबी करते हैं पॉलिसी मेकर्स की ताकि कन्विंस किया जा सके पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट्स को ताकि उनके फेवरेबल पॉलिसी बनाए वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फार्म लॉ के केस में लॉबी की थी जैसे, ठीक है। देन सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, या इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने के अंदर फिक्की ने लॉबी की थी, तो आप ये एग्जांपल डाल सकते हैं। सेकंड, इलेक्शनरिंग द प्रॉक्सी बाय प्लेसिंग देयर राइट मैन इन द राइट प्लेस, कि वो प्रॉक्सीज का यूज़ करना चाहते हैं। कैसे करते हैं वो, मान लो फॉर एग्जांपल अगर वो पॉलिसी बनाना चाहते हैं कॉमर्स की पॉलिसी, तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर अपनी किसी फेवरेट व्यक्ति को वहाँ पे बैठाना चाहेंगे जो उनके लिए काम करे। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड हो गया कि वो प्रोपेगेंडा रन करते हैं टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स ऑन पब्लिक ओपिनियन, कि वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ताकि बेसिकली जो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर बेसिकली रनिंग द प्रोपेगेंडा सो दैट दे इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो काम करती है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है डायरेक्ट एक्शन,
कि डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्शन के अंदर क्या होता है, स्ट्राइक और ब्लॉकेट्स हो जाती हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं पाँचवें के ऊपर। पाँचवें में क्या हो जाता है कि सपोर्ट लेजिस्लेचर इन दी पॉलिसी मेकिंग, कि ये लेजिस्लेचर को सपोर्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी इसके अंदर आ गया, ठीक है। एक कि ये पॉलिसी लेजिस्लेचर को हेल्प कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में, डायरेक्ट एक्शन करते हैं, जैसे स्ट्राइक और ब्लॉकेट करके गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा रन करते हैं मीडिया के थ्रू, ये अपने फेवरेट आदमी को उस पोजीशन पे बैठाना चाहते हैं जहां वो अपना काम निकलवा सके, और वो लॉबी करते हैं। तो मैंने 5 पॉइंटर्स लिख दिए, काफ़ी हैं। लिखने वाले 8 पॉइंटर तो इसमें तब लिखो अगर ये 15 मार्कर में आ रहा है। देन इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप के बारे में लिखोगे आप कि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप पावरफुल प्रेशर ग्रुप बने हैं या नहीं बने हैं। तो थोड़ा सा मैंने इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन दे दी कि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन द कॉमनैलिटी ऑफ द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कॉमनैलिटी के ऊपर बेस्ड, कॉमन आइडेंटिटी पे बेस्ड होते हैं, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और गवर्नमेंट इनको रजिस्टर नहीं की होती। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप। जैसे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है जिसने ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट आंदोलन चलाया था, तो हम फिर एक साइड के आर्ग्यूमेंट देंगे कि हाँ भाई ये बहुत पावरफुल प्रेशर ग्रुप बन गए हैं। कैसे बन गए हैं कि गवर्नमेंट जहाँ पे फेल हो रही है ना गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने में, सर्विस डिलीवरीज प्रोवाइड करने में, वहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप उसका स्थान ले रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे एनजीओज देखे होंगे जो बहुत बड़े हैं, वो सर्विस डिलीवरी में काम करने लग गए हैं, जैसे MKSS वगैरह ये सब, ठीक है। सेकंड फिर हम क्या करेंगे कि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ना वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो डिविजिव टेंडेंसीज पैदा करने लग गए हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गया, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ बट फिर भी ये इतने पावरफुल नहीं कि शेप कर सकते हैं पब्लिक का ओपिनियन, और डिविजिव पॉलिटिकल टेंडेंसीज ये पैदा कर सकते हैं। देन हम थर्ड के ऊपर आ जाते हैं कि थर्ड के अंदर ये सेक्टोरल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं, जैसे SNDP है वो एजवाहा ऑर्गेनाइजेशन के केस में काम कर रही है, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट के केस के अंदर क्या हो जाता है कि नेक्स्ट केस के अंदर इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट बता रहे हैं कि किस तरह से पावरफुल प्रेशर ग्रुप बन चुके हैं, बट कुछ कमियां इनके अंदर भी हैं। वो कमियां क्या है कि ये एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दूसरा क्या है कि इनकी लॉयल्टी बहुत अनस्टेबल है, और जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है तो इनकी लॉयल्टीज चेंज हो जाती हैं। देन इनके ये अपने नैरो सेल्फ इंटरेस्ट पोर्ट्रे करते हैं, ये दिखा के कि हम पब्लिक इंटरेस्ट पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन, कि कंक्लूजन लिखना है कि कंक्लूजन में वही 3-4 लाइनें आपको लिखनी है, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। कि 10 द प्रेशर ग्रुप्स एक्टिवेट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, कि जो प्रेशर ग्रुप्स है ना वो इंडिविजुअल व्यक्ति की पार्टिसिपेशन गवर्नेंस के अंदर बढ़ा रहे हैं, बट जरूरी है कि वी मेंटेन सम चेक एंड बैलेंसेस दैट इज नेसेसरी टू प्लग दीज इश्यूज, कि वी शुड मेंटेन द चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंस लेने की जरूरत है ताकि ये जितने भी इश्यूज इनको बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स के अंदर हैं जो किसी तरह से हार्म कर रहे हैं हमारी सोसाइटी और देशन के इंटरेस्ट को, उनको बैलेंस किया जा सके। तो आई होप इस सॉल्यूशन से आपको पता लगा होगा कि किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर किया, किस तरह से कंटेंट प्रेजेंट किया, व्हाट इज द राइट इंटरप्रिटेशन। सो लेट्स मीट